दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 28वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। काव्या के कहने पर माही किचन में आ गई थी। काव्या भी अपने भावनात्मक क्षणों को समेटते हुए तैयार होने के लिए बाथरूम में चली गई। बाहर माही ने किचन में जाकर नाश्ते की तैयारियां शुरू कर दी थी। किचन में नाश्ते की तैयारियां करते हुए माही सोच रही थी कि किस तरह वो और युवराज एक दूसरे की जिंदगी में नए रिश्तों की शुरुआत कर रहे हैं। उसे काव्या की बातें याद आ रही थी और उसने मन ही मन तय किया कि वो खुद को भी वक्त देगी। युवराज माही के पास आया और उसे काम में व्यस्त देखकर बोला, माही, तुम हर समय काम में लगी रहती हो, कभी खुद के लिए भी वक्त निकाला करो। माही ने ही भी सिर हाँ में हिला दिया और युवराज से बोली, आप चलिए बैठिए और मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। युवराज डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था। इधर काव्या भी अपना सारा सामान एक साथ लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई थी। माही सारा नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गई थी। तीनों ने बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए तैयार हो चुके थे। जैसे ही तीनों मुख्य द्वार पर पहुंचे, काव्या ने माही को देखकर मुस्कुराते हुए फिर कहा, माही, पता है, पहले जब मैं कनाडा जाती थी मेरा दिल भारी हो जाता था। युवराज को अकेला छोड़कर जाने का ख्याल ही मुझे परेशान करता रहता था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर जा रही हूँ। आखिरकार उसे इतनी प्यार करने वाली बीवी जो मिल गई। युवराज, जो अभी थोड़ी दूर पर ही खड़ा था, अपने बहन की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन जैसे ही काव्या ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, और सुनो, अगर तुमने माही को जरा भी परेशान किया तो देख लेना, मैं तुम्हारे कान खींचकर तुम्हें बचपन की सारी सजा याद दिला दूंगी। काव्या की बात सुनकर माही और युवराज दोनों हंसने लगे। माही ने हंसते हुए जवाब दिया, दी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर इनका कान खींचने की जरूरत पड़ी तो मैं खुद ही आपको कॉल कर दूंगी। माही की बात पर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। काव्या ने भी मुस्कुराते हुए माही से कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे यकीन है कि कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। युवराज ने भी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, चलो अब समय हो गया है, दी चलें, नहीं तो आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, चलो अब देर नहीं करते। काव्या ने भी सहमति जताई। तीनों गाड़ी के पास पहुंचे। घर के बाहर काम करने वाली नौकरानी सबरा, जो हमेशा काव्या की जिम्मेदारियां का ख्याल रखती थी, वो खड़ी थी। काव्या ने सबरा से पूछा, सबरा, मेरा रूम लॉक कर दिया है ना? सबरा ने सामान गाड़ी में रखते हुए जवाब दिया, जी दीदी, सब हो गया है। फिर काव्या ने घर के सभी नौकरों को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? सभी नौकर, जो काव्या को बहुत सम्मान और प्यार करते थे, मुस्कुरा कर बोले, आप भी अपना ख्याल रखना दीदी। युवराज ने ड्राइवर से चाबी ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। माही और काव्या दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। एयरपोर्ट के रास्ते पर गाड़ी में अंदर माहौल बेहद खुशनुमा हो गया था। गाड़ी में काव्या ने बैठते ही माही से कहा, माही, अब तो मैं तुम्हें आराम से युवराज के साथ छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। आप हमारे लिए हमेशा के लिए एक गाइड की तरह रही हैं। युवराज, जो गाड़ी चला रहा था, उसने मजाकिया लहजे में कहा, दीदी, अगर आप लोगों की ये इमोशनल बातें हो गई तो मेरी ड्राइविंग को डिस्टर्ब ना करें। कृपया थोड़े चुप हो जाएं। तीनों ठहाका मारकर फिर हंस पड़े। काव्या ने युवराज को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी ड्राइविंग इतनी खराब है कि कोई भी डिस्टर्ब हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि माही ने तुम्हें ठीक से गाड़ी चलाना सिखा दिया होगा। माही ने हंसते हुए कहा, दीदी, इनसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, लेकिन हाँ, कोशिश जारी है। गाड़ी ने धीरे धीरे सड़क को पार करते हुए एयरपोर्ट की ओर रुख कर दिया। रास्ते में तीनों पुरानी यादों को ताजा कर रहे थे। काव्या ने एक किस्सा सुनाया, याद है जब हम छोटे थे और मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हें लेने जाती थी। तुम हमेशा स्कूल के बाहर खड़े होकर कहते थे, दी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, और फिर रास्ते भर मुझे शिकायतें सुनाते रहते थे। युवराज ने झेंपते हुए कहा, दी, वो बचपन था, मैं बड़ा हो गया हूँ। माही ने हंसते हुए कहा, लेकिन इनके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है। आप इसे कभी कभी देख सकती हैं। तीनों इस पर जोरदार फिर से हंसने लगे और दोबारा से बातें शुरू हो गई। उधर दूसरी ओर सभी चौधरी हाउस में आदित्य और टीना की शादी के बारे में बात कर रहे थे। यशवंत ने आदित्य से गंभीरता से पूछा, आदित्य, क्या बात है, इतनी जल्दबाजी क्यों है तुम्हें? आदित्य ने स्पष्टता से कहा, अंकल, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने सोचा है और मैं अब चाहता हूं कि ये सब बहुत जल्दी हो जाए। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। यामिनी ने आदित्य की ओर देखकर कहा, लेकिन बेटा, शादी का फैसला इतनी जल्दी में कैसे लिया जा सकता है? तुम्हें और टीना को थोड़ा और सोचने का वक्त चाहिए। ये जिंदगी भर का फैसला है। आदित्य ने दृढ़ता से जवाब दिया, आंटी, सोचने का वक्त तो काफी मिल चुका है।
अब और वक्त देकर कोई फायदा नहीं। अगर हम आज फैसला नहीं करेंगे तो शायद बाद में चीजें और भी मुश्किल हो जाएंगी। रीना जी औजाब तक चुप खड़ी थी, थोड़े से तीखे लहजे में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम इतनी बड़ी बात पर सब तुम्हारे हिसाब से चल पड़ेगा? माँ की तबीयत भी देखो, हर चीज का वक्त होता है। सोनिया जी ने रीना को शांत करने का इशारा कर दिया और बोली, आदित्य बेटा थोड़ा ठहर जाओ तो ठीक रहेगा, पहले बैठकर शांति से बात करते हैं। आदित्य ने गुस्से में कहा, मम्मी मैं पहले ही समय बर्बाद कर चुका हूं, अब मुझे ये सब नहीं करना है। प्लीज आप सब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आखिरकार यशवंत और यामिनी एक दूसरे की ओर देख रहे थे और यशवंत जी बोले, ठीक है, अगर तुम इतने पक्के इरादे से फैसला ले रहे हो तो हमें इसमें साथ देना चाहिए। चलो तारीख तय करने के लिए पंडित जी से बात करते हैं। आदित्य के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोनिया जी का हाथ थामकर कहा, धन्यवाद मम्मी, आप मुझे यकीन करती हैं और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। यामिनी ने हंसते हुए कहा, बस ये ध्यान रखना कि हर फैसले में समझदारी हो। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन है। आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, जी आंटी, मैं हर बात का ख्याल रखूंगा। तब तक यशवंत जी पंडित जी को फोन पर बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाज में उत्साह था और उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। यशवंत जी ने पंडित जी से कहा, पंडित जी हमें जल्द से शादी का मुहूर्त निकलवा कर बताइए। दोनों परिवार चाहते हैं कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। पंडित जी ने पंचांग देखकर कहा, यशवंत जी, इस रविवार का दिन शुभ है। अगर आप इस दिन को चुने तो ये शादी के लिए बहुत अच्छा होगा। यशवंत जी ने पंडित जी का धन्यवाद किया और फोन रखते हुए सोनिया जी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, यशवंत ने उत्साह के साथ कहा, पंडित जी ने ये रविवार का दिन बताया है। अब आप बताइए ये दिन आपको कैसा लगता है, हमें क्या करना चाहिए? सोनिया जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, जो भी आपको सही लगे वो हमें मंजूर है। उसकी बात सुनकर यशवंत जी ने पूरी खुशी दोगुनी हो गई थी। उन्होंने कहा, बहन जी फिर तो तैयारी शुरू करते हैं। समय कम है लेकिन हम इसे खास बना देंगे। पूरे परिवार में इस खुशखबरी से खुशियां चारों तरफ फैल गई थी और यहाँ अंजलि एक इलाके में सुनसान गोदाम में पहुंच गई थी। अंधेरा इतना गहरा था कि साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक छोटे बल्ब की हल्की रोशनी कमरे में कोने में टिमटिमा रही थी। हवा में धुएं और पसीने की मिलीजुली गंध थी। कमरे में एक बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी का मेज की पर राख की भरी एस्ट्रे और आधी पी हुई शराब की बोतलें पड़ी थी। एक इंसान एक बेंच पर बैठकर लगातार सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहा था। जब अंजलि के कदमों की आहट सुनाई दी तो उस इंसान ने उसको अपने तरफ आने का इशारा किया। यह इंसान कोई और नहीं, दीपक था। दीपक, जो एक ऐसा नाम जिससे शहर के अमीर और ताकतवर लोग भी कांपते थे। चेहरे पर एक पुराना चोट का निशान जो उसकी खतरनाक छवि को और भी डरावना बना रहा था। वहीं पर अंजलि मेहरा, एक शातिर और महत्वाकांक्षी लड़की, अपने दोस्त राघव के साथ अंदर आ गई। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी जो उसके इरादों की गंभीरता को बयां कर रही थी। दीपक ने जब अंजलि को पास में देखा तो अपने लोगों को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और अब कमरे में सिर्फ अंजलि, राघव और दीपक रह गए थे। दीपक ने अपनी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए सिगरेट का कश लिया और कहा, अंजलि मेहरा, इतने दिनों बाद याद किया, बोलो क्या चाहिए? अंजलि ने अपने बैग से फोन निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर दीपक के सामने कर दी। दीपक ने कहा, कौन है ये? अंजलि ने कहा, माही सिंघानिया। दीपक कुछ बोलने ही वाला था, इतने में अंजलि फिर से बोल पड़ी, युवराज सिंघानिया की बीवी। दीपक ने एकदम से उस तस्वीर को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, कहीं वो गलत पंगा तो नहीं ले रहा है? कहीं युवराज सिंघानिया के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए कोई खतरा तो साबित नहीं हो सकती है? युवराज सिंघानिया के बारे में सब लोग आसानी से जानते थे क्योंकि युवराज सिंघानिया कभी किसी को दुश्मन नहीं बनाता था। अगर किसी ने उससे दुश्मनी मोल लेने की सोची भी तो वो उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो उसका नाम लेने के बार भी कई बार सोचता। दीपक भी अपने मन में यही सोच रहा था कि उसे ये काम करना चाहिए या नहीं। फिर भी उसने थोड़ी सी हिम्मत करके पूछा, तो क्या करना है इसके साथ? अंजलि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में शैतानी चमक आई क्योंकि उसे पहले लग रहा था कि कहीं दीपक उसे देखकर मना तो ना कर दे। कहीं उसने सुन लिया कि युवराज सिंघानिया की पत्नी है तो वो कहीं उसे भी मारकर यहां से भगा ना दे। तभी अंजलि ने कहा, मुझे इस पर नजर रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं। हर इसका एक कदम, हर एक बात, हर मुलाकात की जानकारी चाहिए। मुझे जानना है कि ये कब, कहां और किससे मिलती है। दीपक ने सिगरेट का एक और गहरा कश लिया और अपनी कुर्सी पर झुककर बैठ गया। तुम्हारा इरादा क्या है अंजलि? साफ साफ बताओ। क्या अंजलि अपना इरादा दीपक को बता देगी?
क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। और दोस्तों, अपने इस कहानी को हर जगह तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों तक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।